हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि मेरा वीडियो तुमको जल्दी मिल जाए। आज के इस वीडियो में हम चित्र वर्णन करना जानेंगे। चित्र का वर्णन करना भी एक कला है। इसको जितना अभ्यास करेंगे, अभ्यास करने के माध्यम से इसको हम बेहतर कर सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। अब हम जाने कि चित्र वर्णन है क्या। चित्र वर्णन दिए गए चित्र को देखकर, जो भी चित्र दिया गया है, कोई भी देखो चित्र देखते होगे तो मन में जरूर कुछ भाव उठता है। किसी का भी चित्र देख लो, तुम किसी नेता को देख लो, कोई प्रसिद्ध कवि है, नेता है, या फिर कोई फेस्टिवल है, या कोई सीनरी है, या कोई पारिवारिक फोटो ही है, या खुद अपना ही फोटो है, पुराना फोटो अगर देख रहोगे तो जरूर मन में कुछ ना कुछ भाव उठता है। अरे उस वक्त हम ऐसे दुबले पतले थे, या ऐसे एकदम मोटे थे, कुछ तो भाव उठता ही है मन में देखकर। उस वक्त हम ऐसे थे, ये कर रहे थे। तो ये जो है कि किसी भी चित्र को देखकर उससे संबंधित, यानी उस चित्र को देखकर मन में जो भाव उठता है, उसको कल्पना शक्ति के माध्यम से जब हम वर्णन करते हैं तब वो चित्र वर्णन कहलाता है। या यूं कहें, दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि दिए गए चित्र को देखकर उस चित्र को अपने शब्दों में जब प्रस्तुत करते हैं तब वो चित्र वर्णन कहलाता है। इस डेफिनेशन को हम लिख देते हैं। किसी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाले भावों, उठने वाले भावों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। अब देखो, ये जो कल्पना शक्ति है, ये कल्पना शक्ति मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसको ईश्वर ने कल्पना शक्ति का वरदान दिया है। इस पृथ्वी पे मानव के अतिरिक्त और कई भी प्राणी हैं, लेकिन सिर्फ मानव को ही, है ना, मनुष्य को ही ईश्वर ने ये शक्ति प्रदान किया है। इसलिए मनुष्य जो है वो सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। मनुष्य को सोचने समझने की शक्ति है। वो अच्छा बुरा सोच सकता है, क्या उचित है, अनुचित है, क्या मेरा कर्तव्य है, फर्ज मेरा क्या है, या अपनी कल्पना शक्ति से, दूरदर्शी से कोई भी बात सोच सकता है। तो ये सब जो शक्तियां हैं वो ईश्वर ने सिर्फ मानव को ही दिया है। तो चित्र वर्णन करते समय हमें इस कल्पना शक्ति का प्रयोग करना है। किसी भी चित्र को, किसी चित्र या किसी भी, ज्यादा ठीक रहेगा, किसी भी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाले भावों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। या अगर ये नहीं याद हो रहा, समझ में नहीं आता हो, तो इस सिंपल वे में भी हम लिख दिए हैं। दिए गए चित्र को देखकर उस चित्र को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना। जो चित्र दिया गया है एग्जाम में, उस चित्र को देखकर अपने शब्दों में वर्णन कर दिए, प्रस्तुत कर दिए, वही चित्र वर्णन कहलाता है। अब चित्र वर्णन के तरीके क्या हैं ये भी जान लें। चित्र वर्णन करना है तो इसका भी अपना कोई तरीका होगा कि कैसे करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो दो बात दिमाग में एकदम बैठा लो कि चित्र वर्णन जो है, लिख देते हैं, चित्र वर्णन करने का तरीका क्या है, कैसे हम करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हम बैठा ले दिमाग में कि 25 से 30 शब्दों में, 25 से 30 शब्दों में
वर्णन करना चाहिए। पहला बात कि जो भी चित्र दिया है उसको हमको 25 से 30 शब्दों में वर्णन करना है। अभी इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 30 से 32, 35 या 29 नहीं हो सकता है, थोड़ा सा हेर फेर हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि 30 का हम 40 और 45 पहुंचा दें। लेकिन हाँ, थोड़ा एडजस्टेबल है, एडजस्ट कर हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमको दिमाग में रख लेना है कि हमको 25 से 3 शब्दों में ही व्यक्त करना है। और दूसरा कि जब भी हम चित्र वर्णन करें तो वो वर्तमान काल में होना चाहिए। वाक्य रचना जो है, वाक्य रचना वर्तमान काल में होना चाहिए। 25 से 30 शब्दों में हमको लिखना है। दूसरा, किस काल में लिखना है? वर्तमान काल में लिखना है। ये दो बात एकदम चित्र को देख के पहले हमको याद कर लेना है कि हमको क्या करना है। 25 से 30 शब्दों में लिखना है और वर्तमान काल में ही वाक्य बनाना है। अब उसके बाद तीसरा है कि चित्र को ध्यानपूर्वक, बहुत बारीकी से दिया, जो भी चित्र दिया गया है उसको बहुत ही ध्यान से, बारीकी से देखना है। हर चीज पर ध्यान देना है, चित्र में क्या क्या है। चित्र को ध्यान से देखना चाहिए। चौथा है, अब हम चित्र जो दिया गया उसको ध्यान से देखें, हर चीज को ध्यान से देखें, बहुत बारीकी से कि इसमें क्या क्या दिया गया है। उसके बाद जिस भी चित्र का, जिस भी चीज का, जिस भी विषय पे चित्र दिया गया है उसका पहले नाम लिख देना है ना। पहले वाक्य में, पहला वाक्य क्या होना चाहिए? पहला वाक्य में विषय का वर्णन होना चाहिए। पहला वाक्य में हमको क्या लिखना है? विषय का वर्णन। कौन सा विषय है? ये पिकनिक पर है या कोई सीन सीनरी है, कोई फेस्टिवल पर है, पर्व त्योहार पर है, या किसी विद्यालय में कोई फंक्शन हो रहा है, उसका जो भी विषय दिया गया है सबसे पहले हमको पहला वाक्य में हमको विषय का वर्णन कर दिया गया कि इस विषय का ये चित्र है। उसके बाद पहला वाक्य में हम लिख दिए कि ये पिकनिक का चित्र है, या ये पार्क का चित्र है, या इस नेता का चित्र है, या जो भी है ना, कवि का चित्र है, जो भी दिया रहेगा उसका वर्णन कर देंगे। तो पहला वाक्य में हम उसका वर्णन कर दिए कि इसका चित्र है। अब दूसरे वाक्य से उस चित्र में जो भी क्रियाएं हो रही है, मान लो पार्क में बच्ची झूला झूल रही है, या बालक जो है वो गेम खेल रहा है, या किसी मंदिर तीर्थ स्थान का जो भी क्रिया हो रहा है उस क्रिया का वर्णन करना है। दूसरा वाक्य से, दूसरे वाक्य से चित्र में दिखाए गए सभी क्रियाओं का वर्णन होना चाहिए। ठीक है, 25 से 30 शब्दों में करना है और वर्तमान काल में करना है। उसके बाद हम चित्र को ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखने के बाद चित्र का जो विषय है, पिकनिक, पार्क, जो भी दिया हुआ है, पर्व त्योहार का दिया है, जो भी दिया हुआ है उसका वर्णन होना चाहिए। उसके बाद दूसरे वाक्य से चित्र में जो भी क्रियाएं हो रही हैं उन सब का वर्णन होना चाहिए।
अब ये नहीं कि काउंट कर दिए कि ये झूला झूल रहे हैं, ये बालक ये कर रहा है। अगर उन क्रियाओं से हमारे देश में या समाज से या हमारे परिवार से कुछ संबंध रखता हो तो उसका भी वर्णन करना चाहिए। सिर्फ गिनती नहीं गिना देना है। अगर मान लो पार्क में बच्चे झूल रहे तो ये तो नहीं होगा, लेकिन अगर किसी फेस्टिवल का है तो उससे हमारा क्या संबंध है, क्यों है, उसका भी वर्णन होना चाहिए। यथासंभव मतलब दूसरे वाक्य में दिखाए गए चित्र के सभी क्रियाओं का वर्णन होना चाहिए, और अगर उससे कोई देश से रिलेटेड या समाज से या परिवार से रिलेटेड बात हो तो उसका भी वर्णन होना चाहिए। पांचवा हो गया। छठा है कि जो विषय दिया गया है और जो वाक्यों का संबंध क्रमबद्ध होना चाहिए। क्रमबद्ध यानी क्रम से एक एक कर हमको सबका वर्णन, जो भी उस चित्र में है एक एक कर सबका वर्णन कर देना। ये नहीं कि हमको किसी एक टॉपिक है उस पर फिर हम उसको उसी को डिस्क्राइब करने लगे, वर्णन करने लगे, क्योंकि हमको सभी चीज को छूना है, सभी के बारे में बताना है। तो एक ही पे हमको विस्तार से नहीं जाना है। जो विषय दिया गया है और जो हमारा वाक्य रहेगा वो क्रमबद्ध होना चाहिए, एक एक कर सबको टच करते जाना है, बताते जाना है। और सातवां जो है वो चित्र में अगर कोई शब्द दिया हुआ है, चित्र के अंदर कुछ शब्द दिया हुआ है या चित्र के साथ, कभी जैसे निबंध में दिया हुआ रहता है, संकेत बिंदु दिया रहता है, पॉइंट, उस पर वर्णन करना होता है, तो या तो चित्र के अंदर कोई शब्द हो या चित्र के साथ कोई शब्द हो, तो उन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग अनिवार्य है, जरूर करना है। उस वाक्य को छोड़ना नहीं। अगर चित्र के अंदर कुछ लिखा है तो उसके बारे में भी बताना है, या उसके साथ कोई पॉइंट दे दिया कि इन पॉइंट पे लिखना है तो उसको भी लिखना जरूरी है। उसके बाद सबसे अंत में अपना विचार प्रकट कर देना है। ये जो है 6, 7, 8 जो भी बताए, 5, 6, 7, 8 जो भी अभी बताए, उसको हम लिख देते हैं, याद रहेगा। उसके बाद फिर हम बताएंगे कि चित्र वर्णन जो है, चित्र वर्णन करने से हमको फायदा क्या है, क्यों ये पाठ्यक्रम में रखा गया है। चित्र वर्णन को, चित्र वर्णन करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि ये हमारे पाठ्यक्रम में रख दिया गया है कि चित्र वर्णन कीजिए। तो पहले तो हम इसको लिख दें, चित्र वर्णन करने के तरीका क्या क्या है उसको, फिर उसके बाद हम इसके लाभ के बारे में जानेंगे। 5 लिख दिए थे। छठा यहाँ है, यदि चित्र के अंदर या चित्र के साथ शब्द दिया गया हो तो उन शब्दों का प्रयोग करना अनिवार्य है। 7वां, विषय और वाक्यों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। 8वां है, अंत में अपना विचार लिखना चाहिए। ये हो गया हमारा कि किस तरह से हमको चित्र वर्णन करना है, उसका तरीका जान गए। अब है चित्र वर्णन से लाभ। चित्र क्यों रखा गया है ये पाठ्यक्रम में कि चित्र का वर्णन कीजिए, इससे क्या होगा, तो इसके भी लाभ है, तभी तो पाठ्यक्रम में इसको रखा गया है। क्या क्या लाभ है जाने। चित्र वर्णन से वस्तुओं या दृश्यों को परखने की क्षमता का विकास होता है। ख है, चित्र वर्णन से कल्पना शक्ति का विकास होता है। ग है, चित्र वर्णन से अपने विचारों को एक सूत्र में पिरोकर वर्णन करने का, लिखने की प्रतिभा का विकास होता है। घ है, भाषा लेखन का विकास होता है। तो इन चारों महत्वपूर्ण बातों का विकास होता है, इसलिए चित्र वर्णन हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है। अब है तो ये हम जान गए कि चित्र वर्णन की परिभाषा जान गए, चित्र वर्णन करने का तरीका जान गए, इसके लाभ जान गए। अब जो चित्र दिया गया है, जो विषय दिया गया है, उस विषय को लिखते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी जान ले। अब चित्र जो दिया गया है तो वो चित्र लिखने के तरीका में बताया कि पहली लाइन में क्या लिखना है कि ये चित्र किसका है, ये विषय लिख देना है। पिकनिक पर है, स्कूल पर है, फेस्टिवल पर है, कोई पर्व पर है, या किसी प्रसिद्ध नेता या कवि, किसी का भी हो प्रसिद्ध व्यक्ति जो है, तो वो जो है चित्र वर्णन का विषय किसका है ये चित्र, वो लिख देंगे। उसको लिखते वक्त निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए।
क्या है पहला, चित्र में आ रही मुख्य बातों को बिंदुओं में लिख लेनी चाहिए। बिंदुओं यानी पॉइंट्स में, कि ये जो चित्र है इसमें ये पॉइंट्स पे हमको लिखना है। दूसरा है, चित्र में दिखाई गई वस्तुओं का वर्णन करते समय उसमें अपनी कल्पना के रंगों को भरना चाहिए। अगर उसमें कुछ ऐसा देख रहे हैं तो अपना कल्पना शक्ति का जो है रूप, उसको विकास जो है उसको वर्णन करना चाहिए। वस्तुओं का वर्णन करते समय उसमें अपनी कल्पना के रंगों को भरना चाहिए। तीसरा है, चित्र में दिखाई दे रहे व्यक्तियों के हाव भाव के आधार पर सुख दुख व आशा निराशा का वर्णन होना चाहिए। अगर चित्र में ऐसा है कि कोई रो रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, तो उसका वर्णन उसमें होना चाहिए। चौथा है, यदि किसी महापुरुष अथवा चर्चित व्यक्ति का चित्र है तो उस व्यक्ति के प्रति अपने विचारों भावों को प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर किसी चर्चित व्यक्ति का अथवा महापुरुष का चित्र दे दिया गया है तो उसमें आप अपने विचारों और भावों को प्रस्तुत कर सकते हैं, बता सकते हैं। पांचवा है, प्राकृतिक दृश्यों में कल्पना की उड़ान भरने का पूरा लाभ उठाया जा सकता है। अगर प्राकृतिक दृश्य दे दिया गया तो आप अपनी कल्पना की उड़ान उसमें भर सकते हैं। छठा है, भावों को अभिव्यक्त करते समय अच्छे शब्दों या भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जब हम चित्र वर्णन कर रहे हैं, अपने शब्दों में जब हम उसको लिख रहे हैं तो हमको किन बातों पर ध्यान देना है, अच्छे शब्दों या भाषा पर हमको ध्यान देना चाहिए कि हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करें और भाषा हमारा अच्छा हो। सातवां, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग भी आवश्यक है। उसमें जो हम विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे वो भी हमारा सही होना चाहिए, नहीं तो विराम चिन्ह भी गलत लग जाने से वो जो वाक्य का अर्थ है वो गलत अर्थ निकल जाता है। इसलिए विराम चिन्ह पर भी ध्यान देना जरूरी है। आठवां है, वाक्य रचना करते समय उक्तियों, मुहावरों व लोकोक्तियों का प्रयोग भी यथासंभव होनी चाहिए। अगर जैसा चित्र है, अगर उसमें कोई युक्ति या मुहावरा या लोकोक्ति फिट हो जाए तो उसको भी लिखना चाहिए। लास्ट है 9वां, चित्र वर्णन करते समय अतिशयोक्ति का सहारा नहीं लेना चाहिए। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो ये नहीं कि चित्र वर्णन कर रहे हैं उसको खूब बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, अस्वाभाविक लगेगा। इसलिए स्वाभाविक लगने के लिए हमको अतिशयोक्ति का सहारा नहीं लेना है कि खूब बढ़ा चढ़ा के लिख दिए। ऐसे तो चित्र वर्णन करीब 30 शब्दों में हमको लिखना है, तो अगर हम अतिशयोक्ति में चले जाएंगे तो हमारा शब्द संख्या भी बढ़ जाएगा। इसलिए अतिशयोक्ति का सहारा नहीं लेना। तो जो विषय वस्तु दिया रहेगा चित्र में, मान लो पिकनिक पे दिया है या जो भी चित्र दिया है वो चित्र किसका है, पिकनिक का दिया है या धार्मिक स्थल का दिया हुआ है, किसी महापुरुष का दिया हुआ है, तो उसके अनुसार जो भी दिया है उसको लिखते वक्त हमको इन सब बातों पर ध्यान रखना है। अगर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम चित्र वर्णन करते हैं तो हमारा वर्णन सुंदर और आकर्षक होगा। अब इसका उदाहरण तो हम नहीं दे सकते क्योंकि चित्र तो हम बना नहीं सकते हैं कि उसका हम वर्णन कर कर बताएं, इसलिए सिर्फ हम इतना बता दिए परिभाषा क्या है इसका, क्यों ये पाठ्यक्रम में रखा गया है, इसका क्या लाभ है वो बता दिए हैं। चित्र वर्णन का तरीका क्या है, लिखते समय उसका फॉर्मेट पे क्या क्या हमको करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, और जो टॉपिक विषय दिया हुआ है उस चित्र में उस विषय पर लिखते हुए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए चित्र वर्णन करोगे तो हमको पूरा विश्वास है कि वो वर्णन तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।